गुड इवनिंग बेटा। तो हम पढ़ रहे थे हमारा द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का चैप्टर। तो हम मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके थे। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास थोड़ा सा और रहता है। क्या है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इन विवो। मतलब कि जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम बॉडी में या फिर किसी बॉडी के अंदर होते हैं तो उस कंडीशन को हम इन विवो बोलते हैं, इन विवो। और जब यही मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के आउटसाइड होते हैं तो इसको हम इन विट्रो बोलते हैं, इन विट्रो। अगर ये केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो तो इन विवो, अगर बॉडी के बाहर हो तो इन विट्रो बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वह है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सेल से बना होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स सेल से नहीं बनी होती है, तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई। सो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी क्या हुई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद में फिफ्थ वन हमारे पास है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि कितने हम अवेयर हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपनी सराउंडिंग के प्रति हम कितने सेंसिबल हैं। सो एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को सेंस करना पाने की एबिलिटी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, या फिर उसको रिस्पॉन्ड कर पाना। ठीक है, तो क्या लिखा है? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरनमेंट स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, वो सारे के सारे सेंसिबल होते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है उसको हम सेंसिबल बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट भी कुछ पार्टिकुलर सीजन्स में ग्रोथ डेवलप करता है या रीग्रोथ होती है उसकी, जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। फोटो पीरियोडिज्म में क्या होता है कि अलग अलग प्लांट्स अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ एनिमल्स हमारे पास होते हैं जिनका ब्रीडिंग सीजन होता है। फ्रॉग वगैरह का हो गया, जैसे आप बर्ड्स देखते हैं तो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एक सिंगल ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ओनली द ऑर्गेनिज्म, जो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए पॉपुलर है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक लौता ऑर्गेनिज्म है जो अपने सेल्फ, अपने आप को या फिर दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपनी फीलिंग्स को या फिर दूसरों की फीलिंग्स को समझ लेना, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्शन ले पाना, ये सिर्फ प्रॉपर्टी ह्यूमन बीइंग्स के पास है। तो कॉन्शियसनेस भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई। कॉन्शियसनेस भी हमारे पास क्या हो गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई। तो हमने देखा था कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ की। ग्रोथ के बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन देखी थी, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ की। उसके बाद हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म देखा जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और अब कॉन्शियसनेस, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ये हमने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग है और कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग नहीं है, या फिर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। सो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक शुरू होता है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी वर्ड का मीनिंग होता है विभिन्नता, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स
जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं, इस सब को टोटल को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8। ये डेटा याद रखना है आपने कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक हमने स्पीशीज़ को नोन कर लिया है, उसको डिस्क्राइब कर लिया है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग। डाइवर्सिटी का मीनिंग विभिन्नता, अलग अलग लिविंग की विभिन्नता, बायोडाइवर्सिटी। या फिर हम बायोडाइवर्सिटी को एक लाइन में डिफाइन करें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये जितनी भी प्रकार की स्पीशीज अर्थ के ऊपर पाई जाती है, ये टोटल मिला के क्या बनाती है, डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। सो इसके बाद हमारे पास एक नई टर्म है टैक्सोनॉमी। बेटा टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये नॉर्मली हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें हम एनिमल्स को, जो हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, हम उनको क्लासीफाइड करना चाहते हैं, हम उनको क्लासीफाइड करना चाहते हैं। तो अभी इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी एक बार स्टडी करना बहुत टिपिकल है, या फिर एक एक की स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कुछ ग्रुप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शॉपकीपर भी क्या करते हैं, अपनी शॉप में जो मटेरियल होता है उसको सीरीज में रखते हैं, ठीक है, अरेंज करके रखते हैं ताकि उनको हैंडल करना कस्टमर्स को ईजी हो जाए। तो साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं या फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उनकी स्टडी करना आसान हो जाए। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मीनिंग होता है कि क्लासिफिकेशन करते समय हम किन किन बातों का, किन किन प्रोसीजर्स का ध्यान रखेंगे, या फिर वो कौन कौन से सिद्धांत है, वो कौन कौन से ढंग हैं जिनके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये स्टडी होती है किसकी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस के सिद्धांतों और मेथड्स की स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो क्या होता है, देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, तो हमें उनको नाम भी देना चाहिए ताकि हमें उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो उनका नामकरण भी करेंगे हम, सच दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, अभी ये टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट या नेमिंग का कंसेप्ट हम क्यों रखते हैं, बेटा देखो, एक आपने देखा होगा कभी कि एक ही चीज़ को हम अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे हम प्याज की बात करें या पटाटो की, आलू की बात करें, ठीक है, आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाओगे तो उस आलू के अलग अलग नाम रखे जाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कभी मुंबई में जाओगे तो आपको उसी आलू का अलग नाम मिलेगा, मुंबई से किसी और देश में चले जाओगे तो आपको उस आलू का अलग नाम मिलेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम एक ऐसा नाम बनाएंगे, हम ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा नाम रखेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए, एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। सो इसी प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर का मीनिंग होता है नामकरण करना, नाम रखना। सो नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड। अभी बेटा नाम रखना है तो नाम रखने से पहले हमें थोड़ी सी ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्रिप्शन भी तो चाहिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में पता होना चाहिए correctly and we know to what organisms the name is attached to। हाँ, तभी हम ये सोचेंगे कि उस ऑर्गेनिजम्स को कौन सा नाम दें। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो
ये नाम रखने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, दो संस्थाएं बना दी हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा जाएगा तो इसी संस्था के द्वारा ही रखा जाएगा। तो वो दो संस्थाएं कौन सी हैं, जैसे अभी नामकरण प्लांट्स का भी हो सकता है और नामकरण एनिमल्स का भी हो सकता है। अगर हमें प्लांट्स का नाम रखना है तो उसके लिए जो संस्था है उसको हम ICBN बोलते हैं। ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब कि प्लांट्स का नाम रखने वाली संस्था। और ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब कि एनिमल्स का नाम रखने वाली संस्था। तो जो हमारे पास कंसेप्ट था, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने नामकरण शुरू किया था उस साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस को कभी कभी या फिर नॉर्मली फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या हो गया, नाम रखना। बाइनोमियल, बाई वर्ड का मीनिंग होता है टू, मतलब कि ऐसा नाम जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, ऐसा नाम जिसमें दो, बाई मीन टू, नोमियल कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट वाला नाम। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे, हमारे भी दो नाम, हमारे नाम के भी कॉमनली दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। जैसे किसी हीरो का नाम देखते हैं सलमान खान, तो सलमान अलग है और खान अलग है, तो उसके नाम के भी दो कंपोनेंट हैं। अनिल कपूर, अनिल अलग है और कपूर अलग है। सो इससे नाम को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर तीन नाम होते तो उसको हम बोलते ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होता है। और नेम विद टू पार्ट्स, तो उसने जो नाम दिया था उसके दो पार्ट से, एक था जेनेरिक नेम और दूसरा था स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम। जो दो कंपोनेंट की बात मैं कर रहा हूँ उसमें से पहले कंपोनेंट का नाम क्या था, जेनेरिक नेम, और दूसरे कंपोनेंट का नाम क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम क्या डिनोट करता था, जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट क्या डिनोट करता था, स्पीशीज। तो कुछ रूल्स थे हमारे लिए कि जब हम नोमेनक्लेचर करने हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला रूल है, इट शुड बी इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, कि जब भी आप किसी प्रिंट आउट या फिर किसी कंप्यूटर में साइंटिफिक नेम लिखते हो तो आपको ये लैटिन लैंग्वेज को यूज करना है लिखने के लिए, और जो अक्षर होंगे आपके वो इटैलिक्स, ऐसे तिरछों को बोलते हैं हम, तिरछे लेटर्स को हम बोलते हैं इटैलिक्स में होने चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये साइंटिफिक नेम है, ये इस पैराग्राफ में पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है। इससे हमें ये पता चल जाएगा। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, लैटिन, और उसको रिटन किस में करना है हमने, इटैलिक्स में। अगर हम उसको बाई हैंड लिख रहे हैं तो लिखते समय उसको हमको दो कंपोनेंट्स को अलग अलग से अंडरलाइन करना है। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और स्पीशी का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम भी साथ में अटैच करना है, ठीक है, तो वो उसको हम स्पीशीज़ के साथ अटैच करेंगे या फिर स्पीशीज़ के बाद लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा क्या लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इस साइंटिफिक नेम को हम बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं। तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा में ये देखो, मैंगीफेरा में पहला कंपोनेंट क्या हो गया, जीनस का पहला कंपोनेंट, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल मैंगीफेरा, और ये स्पीशीज हो गया, और स्पीशीज का स्मॉल लेटर है पहला। ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमोसेपियंस। लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम पैंथेरा पारडस, ये जीनस है और ये
स्पीशीज है। याद कैसे रखें, पहले जीनस आएगा या पहले स्पीशीज आएंगे। बेटा इसको अल्फ़ाबेटिकली देख लो, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले जी आता है तो जीनस पहले, और बाद में एस आता है तो स्पीशीज़ को बाद में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको ऐसे लगा सकते हो कि जो कंपोनेंट के पहले पहले वाला कंपोनेंट होगा नाम में उसको हम जीनस बोलेंगे, और जो बाद वाला होगा उसको हम स्पीशीज़ बोलेंगे। पैंथेरा जीनस है और पारडस स्पीशीज़ है। कैट का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। तो क्लासिफिकेशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जरेबल कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड या कैटेगराइज कर देंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। तो एक और वर्ड है हमारे पास, जैसे कि हमने पीछे टैक्सोनॉमी देखा हुआ है, तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है। देखो टैक्सोनॉमी में पीछे हमने डेफिनेशन में देखा था कि आपको कुछ प्रिंसिपल्स की स्टडी करनी है और कुछ प्रोसीजर को रीड आउट करना है या स्टडी करनी है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन करते समय हमें कुछ सिद्धांतों का या प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे कि वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं। देखो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। बाद में हम देखेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। एक बार आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफाई मतलब कि इसको हम किस टाइप के ग्रुप में रखेंगे ये हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे कैट है तो कैट को अलग कर लो, डॉग है तो डॉग को अलग कर लो, ठीक है। बाद में आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, करने के बाद क्या होगा, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया और उसको बाद में ग्रुपिंग कर दो, क्लासिफिकेशन कर दो उसकी। क्लासिफिकेशन हो गई, अभी उनका नामकरण करो। और जिसमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर आता है उसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। मतलब कि ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स हैं, और इसी पूरे को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक और टर्म थी सिस्टेमेटिक्स। देखो सिस्टेमेटिक्स का मीनिंग होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप, मतलब कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स। और इसको लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचर में यूज़ किया था। लिनियस की एक फेमस बुक है सिस्टेमा नेचर, ठीक है। उन्होंने सिस्टेमेटिक्स वर्ड को वहाँ पे यूज़ किया था, और ये क्या शो करता है, सिस्टेमेटिक वर्ड्स को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। टैक्सोनॉमी के साथ रिलेट करता हुआ एक और वर्ड है टैक्सा। देखो बेटा टैक्सा का मीनिंग होता है ग्रुप, टैक्सा का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप होता है नॉर्मली, ठीक है। तो एनी रैंक और कैटेगरी इन हायरार्की, एनी रैंक और कैटेगरी इन हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सा। अगर हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बोलना है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलना है तो टैक्सा बोलेंगे। अगर हमें उस एक ग्रुप या फिर एक ऑर्गेनिजम्स की बात करनी है तो टैक्सॉन बोलेंगे। टैक्सा वर्ड प्लूरल के लिए यूज किया जाता है और टैक्सोन वर्ड सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। इसमें अभी एक और वर्ड आया हुआ है हमारी डेफिनेशन में, हायरार्की। हायरार्की का मीनिंग क्या होता है कि हमें एक सीरीज में या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, हायरार्की। स्टेप बाय स्टेप सीरीज को हम बोलते हैं हायरार्की। इसमें क्या होता है कि हम देखो हम हायरार्की को कैसे समझते हैं, हमने क्या किया, हमें कुछ स्पीशीज़ को ग्रुप में आइडेंटिफाई कर लिया, या फिर कुछ स्पीशीज़ के हमने ग्रुप बना दिए, कुछ स्पीशीज़ के हमने क्या कर दिए, ग्रुप बना दिए। तो ये जो हमारे पास ग्रुप्स हो गए हैं स्पीशीज़ के, ठीक है, उन ग्रुप्स को हम जब बहुत सारे स्पीशीज़ के ग्रुप हो जाएंगे तो इन ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को हम बोलेंगे जीनस, ग्रुप ऑफ
स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, जीनस। और ग्रुप ऑफ जीनस को हम क्या बोलेंगे, फैमिली। ग्रुप ऑफ फैमिली को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्या बोलेंगे, क्लास। और ग्रुप ऑफ क्लास को क्या बोलेंगे, फाइलम और डिवीजन। अभी फाइलम और डिवीजन क्यों, दो क्यों, देखो अगर तो आपने एनिमल्स को ग्रुप करना है, एनिमल्स के ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आप फाइलम यूज करोगे। अगर आप प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिवीजन को यूज करोगे। तो अगर हम क्लास के ग्रुप्स कर देंगे तो फाइलम बन जाएगा एनिमल के केस में, और डिवीजन बन जाएगा प्लांट्स के केस में। और ग्रुप ऑफ फाइलम या ग्रुप ऑफ डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, किंगडम। और ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है या सबसे बड़ा टैक्सा होता है। तो बेटा ये भी टैक्सा है, ये भी टैक्सा है, ये भी अपने रैंक पे 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 टैक्सा है, और ये भी अपने रैंक पे टैक्सा है। तो हर एक को हम टैक्सा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम टैक्सा बोलेंगे तो फिर देखो किसी हम बोलते हैं कि जैसे कैट्स, ये सारी की सारी कैट्स हैं जो, तो कैट्स को हम टैक्सा बोल सकते हैं, क्योंकि कैट्स में बहुत सारी बिल्डिंग आ जाएंगी तो उस पूरे ग्रुप को हम टैक्सा बोल सकते हैं। अगर एक कैट होगी तो उसको हम टैक्सोन बोल सकते हैं। क्या है ये, टैक्सोन बोल सकते हैं। देखो अभी इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है, क्या होती है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप में जो के आ रहा है उससे किंगडम बन जाएगा, पॉट में जो पी आ रहा है उससे फाइलम बन जाएगा, और क्लीन में जो सी आ रहा है उससे क्लास बन जाएगा, और से ऑर्डर बन जाएगा, फैमिली एज सच फैमिली ही रहेगी, जीनस में आपका गेट में जो जी आ रहा है उससे जीनस बन जाएगा, और एस जो आ रहा है सिक में उससे हम स्पीशीज बोलेंगे। तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये सीरीज इसलिए हम बता रहे हैं, ये ट्रिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू लगाते समय वो ये ट्रेंड पूछ लेते हैं कि आप ट्रेंड बताओ हायरार्किकल सीरीज में हम किस किस रैंक को कहाँ कहाँ लगाएंगे। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ये गिवन कर देंगे और बोलेंगे कि हाँ इनको अरेंज करो, सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले याद रखना स्पीशीज आएगा, उसके बाद जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर जाके किंगडम आएगा। तो अभी हमारे पास इनकी कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। तो आपको जैसे हम बताते हैं स्पीशीज, स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज नोन एज स्पीशीज। ऐसा इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी, उस ग्रुप को हम स्पीशीज बोलेंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। हाँ, जो ऐसी स्पीशीज एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड भी होंगी ना, तो उनको भी हम अलग अलग टाइप से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग होता है कि उनको बाहर से देखते ही हम बता देंगे कि हाँ ये डॉग है या ये कैट है या ये रैट है। तो दो डॉग भी अगर होंगे तो उनको भी आप अलग अलग कर लोगे कि इसकी नस्ल अलग है, इसकी नस्ल अलग है। तो ये स्पीशीज़ को आप अगर वो क्लोजली रिलेटेड भी होती होंगी ना, उनको भी आप कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो फिर जीनस क्या होता है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जब बहुत सारी स्पीशीज का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम जीनस बोलते हैं। विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज। हाँ, ये काम की बात है कि जीनस में जो कॉमन करेक्टर होते हैं ना, वो स्पीशीज के रिलेशन के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। जीनस में जो कॉमन करेक्टर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्पीशीज या फिर अदर जेनेरा। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. मतलब कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। तो आज तक यहाँ ही, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैमिली क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है, क्लास क्या होता है। सो बाय बाय।